नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। पिछले लेक्चर में हमने गुप्ता पीरियड के बारे में डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी गुप्तोत्तर काल। देखो, जो गुप्तोत्तर काल है यानी जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है वो एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया के बीच का पार्ट माना जाता है। तो इसको हम जो है पोस्ट मेडिवल इंडिया या पूर्व मध्य काल भी कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, जब गुप्ता डायनेस्टी का एंड हो जाता है यानी पतन हो जाता है तो क्या होता है कि भारत में नए नए डायनेस्टीज जो होती हैं उनका राइजन होता है, यानी नए नए राजवंशों का उदय होता है। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का जो जब पतन होता है गुप्ता एम्पायर का, तो होता क्या है कि नए राज्य जो है देखने को हमें मिलते हैं, नए राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं। अब उनमें क्या है कि एक नई डायनेस्टी जो है देखने को मिलती है, जो है आपका वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी ऑफ थानेश्वर। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में ये डायनेस्टी जो है का राइजन हुआ और ये जो है सबसे शक्तिशाली वंश माना जाता है उत्तर भारत का। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं थानेश्वर का वर्धन वंश। वर्धन वंश। अब इसमें हम चलते हैं, अगर इसके रूलर्स की बात करें तो इसको जो ये फाउंड किया था, इसके फाउंडर जो माने जाते हैं वो पुष्यभूति माने जाते हैं। तो फाउंडर कौन हुए इसके? पुष्यभूति। 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 चलिए, जो ये पुष्यभूति नाम का जो शख्स है ये वैश्य समुदाय से जो है ताल्लुक रखता था। ठीक है, जो इसका जो वर्ण था वो वैश्य था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सामंत था। सामंत किसका था? गुप्ताज रूलर यानी गुप्त राजाओं का सामंत था। ठीक है, ये एक्चुअली सामंत था। ठीक है, तो इसने जो है ना एक नए जो है राज्य, अपनी जो राज्य था थानेश्वर, उसको स्वतंत्र घोषित किया, इंडिपेंडेंट स्टेट बताया और यहाँ पे जो है शासन करना प्रारंभ किया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो पुष्यभूति है, अब इसमें जो डायनेस्टी है वर्धन डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी के अंदर जो हमारे मेजर रूलर रहे हैं मैं उनके बारे में बता देता हूं। जो मेजर रूलर्स हैं वर्धन डायनेस्टी के यानी प्रमुख शासक, प्रमुख शासक कौन कौन से हैं वो हम जानने का प्रयास करते हैं। राइट, तो प्रमुख शासक की अगर हम बात करें, पुष्यभूति के बाद आते हैं प्रभाकर वर्धन और प्रभाकर वर्धन के बाद आते हैं राज्यवर्धन और राज्यवर्धन के बाद आते हैं हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन हैं आपके, वो इस डायनेस्टी के जो है सबसे मुख्य शासकों में से एक माने जाते हैं और इस डायनेस्टी का जो विस्तार किया है सबसे ज्यादा तो वो हर्षवर्धन ने किया है। ठीक है, हिस्ट्री में इसको पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोल देते हैं क्योंकि इसके फाउंडर पुष्यभूति थे। अब मैं क्रम लिख देता हूं, तो सबसे पहले आते हैं आपके पुष्यभूति और पुष्यभूति के बाद जो है शासक बनते हैं आपके प्रभाकर वर्धन। ठीक है, एक्चुअली पुष्यभूति एकदम जो है प्रभाकर वर्धन नहीं आते, बीच में और भी छोटे छोटे कार्यकाल के लिए नरवर्धन, आदित्यवर्धन शासक रहते हैं, लेकिन मुख्य शासकों की मैं बात कर रहा हूं तो पुष्यभूति, फिर प्रभाकर वर्धन और थर्ड पे आते हैं आपके राज्यवर्धन और राज्यवर्धन के बाद आते हैं आपके फोर्थ में हर्षवर्धन। हर्षवर्धन
जो हैं इस डायनेस्टी के सबसे जो है पावरफुल रूलर्स माने जाते हैं, और इस हर्षवर्धन के नाम से ही इस डायनेस्टी को जो है जाना जाता है। थानेश्वर के ये रूलर थे। थानेश्वर ये जो है आजकल जो है भारत का एक स्टेट है हरियाणा, वहां पे ये है, इसका अब नाम थानेसर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन जो था आपका एक्चुअली पुत्र था प्रभाकर वर्धन का। तो मैं यहां से ये मिटा देता हूं, वर्धन डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जो पुष्यभूति के बाद जो शासक आते हैं आपके प्रभाकर वर्धन, ठीक है, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे। जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था राज्यवर्धन, ठीक है, और उनसे छोटे थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन और इनको एक पुत्री भी थी, ठीक है, एक बेटी थी इनको जिसका नाम था राज्यश्री। ठीक है, इनकी जो डॉटर थी, ठीक है, उसका नाम था राज्यश्री। ठीक है, तो जो राज्यश्री थी, प्रभाकर वर्धन ने राज्यश्री का जो विवाह है वो मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन के साथ किया था। ठीक है, तो राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? वो हम विवाह हुआ था मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन। ये मैं यहां लिख देता हूं, ग्रहवर्मन के साथ इन्होंने शादी की थी। अब आते हैं हम राज्यवर्धन पे। ठीक है, राज्य प्रभाकर वर्धन के बाद जो है राज्यवर्धन ही जो है थानेश्वर का रूलर बनता है। और होता क्या है कि इनका जो है गौड़ शासक शशांक के साथ जो है वॉर होती है, उसमें जो है राज्यवर्धन मार दिए जाते हैं और उसके तुरंत बाद आपके हर्षवर्धन शासक बनते हैं। तो आपके जो गौड़ शासक हैं, गौड़ रूलर शशांक, इनसे इनका युद्ध होता है और वहां पे डेथ हो जाती है राज्यवर्धन की। ठीक है, राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है और तब आपके हर्षवर्धन जो है द न्यू किंग ऑफ वर्धन डायनेस्टी, तब आपके शासक बनते हैं हर्षवर्धन। अब ये वॉर कब हुआ था? ये हुआ था 606 एडी में। ठीक है, 606 एडी में इनका युद्ध हुआ था। तो तुरंत उसके पश्चात आपके हर्षवर्धन थानेश्वर के रूलर बनते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अब हम सीधे आते हैं हर्षवर्धन पे। ठीक है, हर्षवर्धन हर्षवर्धन की अगर हम बात करें, हर्षवर्धन 606 में जो है रूलर बनते हैं और 606 से 647 यानी 647 एडी तक इनका जो है रूल रहता है थानेश्वर पर। जो हर्षवर्धन है आपके, जब ये शासक बनते हैं तो इनकी जो एज होती है वो 16 ईयर्स ओल्ड होते हैं इनका। ठीक है, 16 ईयर ओल्ड यानी 16 वर्ष की आयु में ये शासक बनते हैं। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में एक जो है मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसको युआनजांग कहते हैं, वो यहाँ पे आया और उसने यात्रा वृतांत किया और अपने यात्रा वृतांत में हर्षवर्धन को ह्वेनसांग ने शिलादित्य की उपाधि दी है। तो आपके जो ह्वेनसांग हैं, इनको ह्वेनसांग बोला जाता है हिंदी में, युआनजांग इंग्लिश में बोला जाता है, ह्वेनसांग।
ठीक है, ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में इनको शिलादित्य कहा है। ठीक है, हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है अपने ट्रैवलिंग टेक्स्ट जो इनका है यानी यात्रा वृत्तांत है उसमें इनको कहा है। अब हम आगे चलते हैं। अब हर्षवर्धन क्या करता है, ये जो गौड़ शासक है आपका, गौड़ शासक शशांक, इनके साथ इनका वॉर होता है। ठीक है, और वॉर में ये डिफीट यानी पराजित हो जाता है। ठीक है, डिफीट बाय हर्षवर्धन, राइट, ये इससे डिफीट हो जाता है। जैसे ही ये गौड़ शासक को डिफीट करता है तो हर्षवर्धन का जो समृद्धि वो चरमोत्कर्षक पर पहुंच जाती है। अब हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें ह्वेनसांग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग, इसको मैं हिंदी में ह्वेनसांग ही बोलते हैं। ठीक है, तो ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन का जो अंपायर था उसमें जो है ना 5 जो बिग स्टेट थे, ठीक है, जिनका एरिया बहुत ज्यादा था, उनको इसने टेक ओवर किया हुआ था। ठीक है, वो 5 स्टेट कौन कौन से थे वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अगर हम 5 स्टेट की बात करें तो उनमें आते हैं आपके, पहले आता है पंजाब, दूसरा कन्नौज, थर्ड आता है आपका गौड़ या बंगाल। ठीक है, फोर्थ आता है आपका मिथिला, और फिफ्थ आता है आपका उड़ीसा या ओडिशा। ठीक है, इसका नाम अभी ओडिशा है, राइट। तो ये जो 5 स्टेट हैं ये इसके जो है अधिकार क्षेत्र में आते थे, यानी इनको इसने टेक ओवर किया था। अब बचा कौन सा था, बचा था आपका वल्लभी गुजरात। अब इसको एक्वायर करने के लिए हर्ष ने क्या किया कि वल्लभी के जो शासक थे ध्रुवसेन, उनसे अपनी बेटी की शादी की और शत्रुता समाप्त की। ठीक है, तो वल्लभी गुजरात के जो रूलर थे वो थे ध्रुवसेन। ठीक है, और इनसे अपनी पुत्री का विवाह किया। ठीक, इनसे अपनी पुत्री का विवाह करके वल्लभी से हर्ष ने अपनी शत्रुता को समाप्त कर लिया। इसके बाद आता है आपका, बचता है कश्मीर। हर्ष ने कश्मीर पर इन्वेड किया, यानी आक्रमण किया, और वहां से जो भगवान बुद्ध का दांत है वो वहां से उठा के, ठीक है, कन्नौज जो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी थानेसर के बाद, ये अपनी राजधानी कन्नौज शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे ही कन्नौज को, ठीक है, ये जीत लेते हैं। अब कन्नौज को राजधानी क्यों शिफ्ट करते हैं, क्योंकि कन्नौज जो है नॉर्दर्न इंडिया के बिल्कुल सेंटर में पड़ता था और यहां से पूरे नॉर्दर्न इंडिया को कवर करते थे। कन्नौज जो आज आपका स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, इन्होंने कश्मीर पर आक्रमण किया, कश्मीर पर आक्रमण किया। ठीक है, और वहां से भगवान बुद्ध का दांत, ठीक है, इन्होंने कन्नौज लाकर जो है स्थापित किया, और वो जगह कौन सी थी, संघाराम कन्नौज, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो वहां से वो लेके आए भगवान बुद्ध का दांत जो कश्मीर में था,
और उसे यहाँ पे संगाराम कन्नौज में स्थापित किया। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम एम्पायर एक्सपेंशन की बात करें, यानी साम्राज्य विस्तार क्या था हर्षवर्धन का, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एम्पायर की अगर बात करें, यानी साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक था, ये हम बात करते हैं हर्षवर्धन का। अगर हम साम्राज्य विस्तार की बात करें तो चारों दिशाओं में, उत्तर भारत की चारों दिशाओं में इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। अगर बात करें नॉर्थ में, तो नॉर्थ में हिमालय से इन्होंने प्रारंभ किया, हिमालय तक इनका शासन था। ठीक है, और साउथ की अगर हम बात करें, दक्षिण में, तो नर्मदा रिवर तक नर्मदा रिवर तक जो है, नर्मदा रिवर से प्रारंभ होता था उत्तर भारत का शासन और हिमालय तक जाता था उत्तर में। ठीक है, अगर हम इधर बात करें ईस्ट में, अगर हम बात करें, जो आपका बंगाल पड़ता है, बंगाल से आगे नदी पड़ती है ब्रह्मपुत्रा रिवर, वहां से प्रारंभ होता था। तो इधर लिख देते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी से प्रारंभ होता था इनका साम्राज्य। अगर इधर हम बात करें, इधर सौराष्ट्र, काठियावाड़, सौराष्ट्र, ठीक है, ये गुजरात में पड़ती है फिलहाल जगह। तो यहां तक जो है हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार माना जाता है। हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कोई सक्सेसर नहीं था, यानी इनको कोई पुत्र नहीं था। इसलिए हर्ष की जब मृत्यु हो जाती है तो वापस फिर जो हमारा जो फ्यूडल स्टेट बन जाता है, यानी छोटे छोटे राज्यों में भारत फिर टूट जाता है दोबारा। तो ये था हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार, और इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, ये मैंने बता दिया। तो जो हर्षवर्धन है आपके, इनका कोई सक्सेसर नहीं था। ठीक है, यानी कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो जब इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो इनकी मृत्यु के पश्चात वहां पे एक स्थानीय शासक यानी लोकल रूलर होता है अर्जुन, वो कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। तो होता क्या है कि एक लोकल रूलर होता है जिसका नाम है अर्जुन, और ये क्या करता है, कन्नौज पर अधिकार कर लेता है, टेक ओवर द कन्नौज। ठीक है, अब हम अगर बात करें हर्ष के एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी हर्षवर्धन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी प्रशासन है वो कैसा था, तो हर्षवर्धन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, हर्ष का प्रशासन, तो इनके राज्यसभा में एक स्कॉलर रहते थे जिनका नाम था बाणभट्ट। ठीक है, तो बाणभट्ट ने एक बुक लिखी थी उस टाइम जिसका नाम है हर्षचरित। तो हर्षचरित में इनके एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी दी गई है। तो इनके जो स्कॉलर थे बाणभट्ट, इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा है जिसका नाम है हर्षचरित, और इसमें इनके प्रशासन की जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर हम इनके प्रशासन की बात करें तो इनका जो प्रशासन था वो सामंती संगठन पर आधारित था। यानी सामंती संगठन होता क्या है, फ्यूडलिज्म होता क्या है कि एक जो है मुख्य सम्राट
यानी एक मेन किंग होता है, फिर वो छोटे छोटे जो है स्टेट को अलग अलग राज्यों में उनके जो है ना राजा होते हैं, और वो उनकी जो वो हर्ष के अधीन काम करते हैं। ठीक है, ऐसे हम फ्यूडल स्टेट को समझने का प्रयास करेंगे। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बेस्ड ऑन फ्यूडल स्टेट। ठीक है, फ्यूडल स्टेट था यहाँ पे, समझ में आएगी। तो इसको कहेंगे सामंती फ्यूडल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं सामंती संगठन, राइट। इनका जो राज्य था वो सामंती संगठन पर आधारित था। ठीक है, अब हम एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी यूनिट थी वो ग्राम यानी गांव मानी जाती थी। तो सबसे छोटी यूनिट क्या थी? ग्राम। ठीक है, और बहुत सारे ग्राम मिलकर क्या करते थे? एक विषय का जो है निर्माण करते थे। ठीक है, ग्राम के बाद क्या आता था? विषय। ठीक है, और विषय, बहुत सारे विषय मिलकर क्या बनाते थे? भुक्ति। इनके प्रशासन में इसको भुक्ति कहा जाता था, भुक्ति। और कई सारी भुक्ति मिलके राष्ट्र का निर्माण करते थे। राष्ट्र यानी राज्य, स्टेट। तो अगर हम बात करें, ग्राम तो जो है आपका गांव के इक्विवेलेंट ही, आज के रूप में देखें तो गांव के बराबर ही ग्राम होता था। जैसे आज का गांव होता है ऐसे ही ग्राम होता था। और विषय अगर हम आज के कॉन्सेप्ट में देखें, ये डिस्ट्रिक्ट के बराबर था। ठीक है, यानी इसको जिला समझ लीजिए आप। और जो भुक्ति है ये उस टाइम का प्रोविंसेस यानी प्रांत समझ लीजिए आप। ठीक है, ये प्रांत था, और राष्ट्र स्टेट आपका होता ही है राज्य, ऐसे समझेंगे। तो विषय था, जिला समझ लिए, जिला को विषय कहा जाता था, प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, और राष्ट्र है ही। आपके एग्जाम में पूछा क्या जा सकता है, अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट लगा दें तो क्या पूछा जा सकता है कि हर्ष के शासनकाल में प्रांत का संबंध किससे था? तो अब आपको दे देगा 2-3 बातें, उसमें विषय भी लिख देगा, भुक्ति भी लिख देगा, या और 2-4 चीजें लिख देगा। आहार लिख देगा, क्योंकि आहार मैंने आपको पढ़ाया है पीछे 600 BC में आहार जिला के बराबर होता था। तो ऐसे आपको कहा जा सकता है। या कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन ऐसे डाल सकता है कि हर्ष के शासनकाल में जिला किससे संबंधित था? तो आपको वो विषय भी देगा, आहार भी देगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो सकती है, और आप आहार आंसर दे सकते हो, लेकिन एक्चुअल आंसर उसका विषय है। ठीक है, अब हम बात करें हर्ष के एडमिनिस्ट्रेशन में हर्ष ने रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए या टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया हुआ था। ठीक है, यानी उस टाइम का जो रिवेन्यू कलेक्टर या रिवेन्यू टैक्स कलेक्टर था, रिवेन्यू या टैक्स कलेक्टर, ठीक है, कर संग्राहक बोलेंगे। ठीक है, उसको भौगिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भौगिक। ये आपको ध्यान रखना है, उसको भौगिक कहा जाता था, यानी कर संग्राहक को जो है भौगिक कहा जाता था। हर्ष के शासनकाल में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता था, लैंड एक्चुअली स्टेट की होती थी, न कि किसी किसान की, और वो किसानों को जो है कृषि करने के लिए लीज पर दी जाती थी, या उनसे जो है एक पार्ट ले लिया जाता था कि भाई आप जितना भी यहाँ पे प्रोडक्शन करोगे इसका 1/6 हमको देना, यानी 1/6 भाग जिसको बोलते हैं, 1/6 भाग जो है स्टेट को देना होता था। तो इन सभी का रिकॉर्ड रखने के लिए, यानी लैंड रिकॉर्ड रखने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया करता था। ठीक है, जिसको हम यानी लैंड रिकॉर्डर जो होता था उसको हम पुस्तपाल कहते थे। एग्जाम में पूछा जा सकता है, पुस्तपाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पुस्तपाल, राइट। तो ये 2 अधिकारी होते थे। ठीक है, हर्ष के शासनकाल में।
अगर हर्ष के जो है रिलीजियस लाइफ पर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हर्ष जो थे, हर्ष के जो फोर फादर थे, जैसे कि भाई प्रभाकर वर्धन या राज्यवर्धन तो उनके भाई थे, या हम जाए पुष्यभूति, ये लोग शैविज्म को फॉलो करते थे, यानी शैव धर्म के अनुयायी थे। अगर हम हर्ष की बात करें तो प्रारंभ में जो हर्ष हैं वो भी शैविज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, हर्ष किस चीज को फॉलो करते थे? शैविज्म को, यानी शैव धर्म के अनुयायी थे हर्षवर्धन। ठीक है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो जो है ना बुद्धिज्म यानी बुद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे। ठीक है, बौद्ध धर्म को फॉलो करने लगे। तो दोनों ही धर्म जो है इन्होंने फॉलो किए हैं। प्रारंभ में शैव धर्म के अनुयायी थे और बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। हर्ष जो है शासक के साथ साथ जो है बहुत बड़े कवि और विद्वान भी माने जाते हैं। तो एजुकेटेड पर्सनैलिटी थे हर्षवर्धन, ऐसी बात नहीं है। और इन्हें कविताएं करने का शौक था, नाटककार थे, ये नाटक लिखने का शौक था। यही कारण है कि इन्होंने जो है अपने शासनकाल में बड़े बड़े विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। तो इन्होंने खुद भी जो है 3 ड्रामाज लिखे हैं, 3 नाटक लिखे हैं हर्षवर्धन ने। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। 3 ड्रामाज ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, हर्ष ने 3 नाटकों की जो है रचना की थी, हर्ष के 3 नाटक। ठीक है, अब वो तीनों नाटक कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूं। तो पहला लिखा था इन्होंने प्रियदर्शिका। पहला नाटक लिखा था प्रियदर्शिका, लिख देता हूं। ठीक है, दूसरा इन्होंने लिखा था रत्नावली। दूसरा लिखा था रत्नावली और एक लिखा था इन्होंने नागानंद। नागानंद, राइट, इसको भी लिख दूं नागानंद, इसको लिख देते हैं हम नागानंद। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी हुए हैं इससे। ठीक है, प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? ठीक है, उसमें वो आपको दे देता है हर्षवर्धन, बाणभट्ट, मयूर, जयदेव, ऐसे करके दे देगा। तो हम एक्चुअली क्या है कि जब भी हम जो है एग्जाम में थोड़ा भी माइंड लगाते हैं तो हम पहुंचते हैं कि हर्ष तो शासक थे, उन्होंने कैसे लिखे होंगे। तो ये तीनों नाटक उन्होंने ही लिखे हैं। ऐसे कर देता है कि ऑप्शन में कि भाई निम्न में से कौन सा जो है, कौन सी रचना हर्ष की नहीं है। तो आपको प्रियदर्शिका दे देगा, आपको रत्नावली, नागानंद दे देगा, एक और दे देगा चौथी, तो वही नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो ऐसे वो दे देता है। समझ में आई बातें? तो ये था हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी। अब जैसे ही हर्ष की मृत्यु होती है वहां पे एक स्थानीय शासक जो है अर्जुन शासन कर लेता है। बहुत ही निर्बल और कमजोर शासक होता है। उधर क्या है कि जो छोटे छोटे जो सामंती स्टेट थे हर्ष के, वो जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना प्रारंभ कर देते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि सबसे पहले पाल डायनेस्टी का जो शासक है धर्मपाल, वो करता क्या है, वो कन्नौज पर जो है इन्वेड करके कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयास कर देता है। यही बातें और भी दो हैं, हमारे राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों को अच्छी नहीं लगती, और वो भी जो है कन्नौज के संघर्ष के लिए ये तीनों लोग आपस में लड़ते रहते हैं कि कौन जो है कन्नौज पर जो है अधिकार करे। कन्नौज इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि उत्तर भारत पर कौन रहेगा, कौन ज्यादा दिन शासन करेगा, ये तय करता था कन्नौज। तो कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए अब चलता है कन्नौज त्रिकोणीय संघर्ष। ठीक है, तो गुप्तोत्तर काल में अब अगला जो पॉइंट है वो है कन्नौज त्रिकोणीय संघर्ष। और इसमें मैंने बताया ही आपको 3 जो है बड़े वंश, राजवंश जो है आपस में लड़ते हैं, जिनमें आपके गुर्जर प्रतिहार होते हैं और आपके राष्ट्रकूट होते हैं। तो हिस्ट्री में इसको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल यानी त्रिकोणीय संघर्ष।
त्रिकोणीय संघर्ष। ठीक है, और यहां से जब इस त्रिकोणीय संघर्ष में अंतिम रूप से यानी लास्टली जो है फाइनली आपके गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, जो प्रतिहार डायनेस्टी होती है वो एक्चुअल राजपूतों की डायनेस्टी होती है, इसलिए वो जीत जाती है। तो यहीं से जीत जाने के बाद में प्रारंभ होता है द राजपूत पीरियड यानी राजपूत काल। तो हिस्ट्री में ये हर्षवर्धन से लेके और ये जो काल है आपका 12वीं शताब्दी तक चलता है यानी 12th सेंचुरी तक, यानी ये समझे कि 1192 जो वॉर होता है त्राइन का फर्स्ट वॉर, वहां तक माना जाता है और वहां तक ये जो काल है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल यानी त्रिकोणीय संघर्ष या द कन्नौज ट्रायंगल स्ट्रगल या द कन्नौज त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।